दोस्तों, आपका पुनः स्वागत करता हूं इस नए क्लास में मैं एक बार। और दोस्तों की जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग तुगलक वंश की श्रृंखलाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसी श्रृंखला का आज तीसरा और आखिरी पार्ट आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूं कि पिछला क्लास आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से देखा होगा और पढ़ा होगा। मैं मेरे मित्र बताना चाहता हूं, ये क्लास उनके लिए नहीं है जो केवल स्लाइड में देखे और ऊपर कर दिए, ये शिक्षितों के लिए है मेरे भाई। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल कार्य क्या है मेरे दोस्त? पढ़ना। ये बिल्कुल सपहिता बात नहीं कि कोई आए कोई खा जाए, ये सबको हजम नहीं होती मेरे दोस्त। कहते हैं तालीम इतनी बेहतर चीज़ होती है कि अगर तालीम आप में प्रवेश कर गई मेरे दोस्त, तो कई पीढ़ियों के सुख और वैभव वापस लौट आते हैं। आपकी पीढ़ियों की शकल सूरत सीरत सब बदल जाती है। और मेरे शेर में कहूँ तो अपने पीढ़ी के रियल हीरो आप ही हो। और ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो इस वीडियो और इस क्लास को देख रहे हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, ये उन्हीं के लिए है। ये बुजदिलों के लिए नहीं है क्लास, ये बहादुर और योग्य वीरों के लिए है, जिन्हें इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है, जिन्हें अपने वंश और अपने खानदान के लिए कुछ करना है, जिन्हें देश के राष्ट्रीय हित के लिए कुछ करना है। ये उनके लिए है मेरे दोस्त, उनके लिए यह वीडियो और ये संदेश केवल उन्हीं के लिए। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग तुगलक वंश के आखिरी श्रृंखला, तीसरी श्रृंखला पर बात करेंगे और यहाँ तुगलक वंश का हम लोग समापन करेंगे। मेरे दोस्त, हम लोगों ने पढ़ा था कि नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का विस्तार किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक। हम लोगों ने ये भी पढ़ा मेरे दोस्त कि सबसे पागल सुल्तान किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाया मोहम्मद बिन तुगलक। और हम लोगों ने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक। मेरे दोस्त, मैं आपको यहाँ बताऊँ कि इतिहास में कुल कितने अकबर हैं? इतिहास में कितने शासकों को अकबर कहा जाता है? कितने शासकों को क्या कहा जाता है? अकबर। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास से बिल्कुल आप समझ पाएंगे कि इतिहास में कुल कितने शासक हैं जिन्हें अकबर कहा जाता है। अकबर का तात्पर्य होता है मेरे दोस्त, जो उदारता की भावना रखे, जो सहिष्णुता की भावना रखे, अपने धर्म और मजहब के अलावा दूसरे धर्म और मजहब को भी तवज्जो देता हो, वही क्या है मेरे दोस्त? अकबर है। तो अकबर किसी का नाम नहीं होता है, अकबर उपाधि होती है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में कि सिकंदर कोई नाम नहीं है, सिकंदर उपाधि है। कि जो दुनिया को जीतने का भाव रखता हो, जिसमें तमन्ना हो, वही सिकंदर है। और इतिहास में दो सिकंदरों की भी बात हम लोगों ने किया था, एक अलेक्जेंडर तृतीय सिकंदर महान और दूसरा दिल्ली सल्तनत का सिकंदर, जिसे अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं। यहाँ आज हम लोग जान रहे हैं कि इतिहास में कुल कितने अकबर हुए हैं, कितने शासकों को अकबर कहा गया है मेरे दोस्त। पहला हम लोग बात करें तो बात करते हैं कहाँ का मेरे दोस्त? कश्मीर के अकबर की बात करें तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? कश्मीर का अकबर कहा जाता है ज़ैनुल आबदीन को। ज़ैनुल आबदीन को मेरे दोस्त कश्मीर का अकबर कहते हैं। एक तो पहला अकबर ये हो गया। दूसरा अकबर मेरे दोस्त, अगर हम लोग बात करें सल्तनत काल का अकबर किसे कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम लोग FST भी कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक। तीसरा आपको बिल्कुल स्पष्ट और पता भी है मेरे दोस्त, फिर भी नाम सुनिए कि मुगल काल का अकबर किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते ही होंगे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मुगल काल का अकबर कहते हैं। और मेरे दोस्त, आखिरी बात करें हम लोग तो इतिहास के चौथे अकबर, दक्षिण भारत का अकबर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के अकबर की संज्ञा दी जाती है मेरे दोस्त विजयनगर साम्राज्य के सहयोगी संस्थापक बुक्का प्रथम को। ये इतिहास के कितने अकबर हैं? इतिहास के 4 अकबर हैं। पूरे इतिहास में आपसे यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा और यहीं से बिल्कुल आपको स्पष्ट रखना है मेरे दोस्त कि इतिहास में कुल कितने अकबर कहलाते हैं? 4 अकबर हुए हैं, जो नाम आपके सामने हैं। कश्मीर का ज़ैनुल आबदीन, सल्तनत काल का फिरोज शाह तुगलक, मुगल काल का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और दक्षिण भारत का बुक्का प्रथम। आगे की जो हम लोग बात करेंगे कक्षाएँ, तो आज की हमारी जो क्लास है वो यही है, फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी, FST के उत्तराधिकारी, या इसी को हम लोग मेरे दोस्त क्या कहते हैं? परवर्ती तुगलक वंश, परवर्ती तुगलक शासक। यानी फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी या परवर्ती
यानी बाद के, फिरोज शाह तुगलक के बाद के शासक जो हुए हैं, FST के बाद के भी शासक लिख सकते हो। और इसमें फिरोज शाह तुगलक के बाद मेरे दोस्त ऐसा कोई शासक नहीं बैठा जो इस गद्दी को संभाल सके, आगे संचालित कर सके। बिल्कुल सभी नालायक, अयोग्य, निकम्मे टाइप के शासक रहे हैं, जिनका नाम भी इतिहास में एक अलग संदर्भों में लिया जा रहा है। तो ये समझना, इतिहास यही बताता है कि अगर आप अपने कार्य को बेहतर ईमानदारी और लगन निष्ठा से करते हो तो इतिहास आपके नाम को एक अलग सम्मान से देखता है, और अगर आप निष्ठा से कार्य नहीं करते हैं तो बिल्कुल कुछ इस तरह से देखेगा। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद मेरे दोस्त गद्दी पे कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसके बाद इन सबके राजनीतिक महत्व की कोई ऐसी घटनाक्रम नहीं जो मैं आपको बताऊं, बस केवल नाम केवल गिनाते हम लोग चल रहे हैं। कि जैसा कि पहले क्लास में मैंने आपको बताया कि तुगलक वंश में कुल 8 शासक हुए, तो हम लोग 3 पढ़ चुके हैं, 5 इधर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक, इसके बाद गद्दी पे कौन बैठा मेरे दोस्त? अबू बकर शाह गद्दी पे बैठा। और अबू बकर शाह के बाद गद्दी पे कौन बैठा मेरे दोस्त? तो नासरुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा। और नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद मेरे दोस्त गद्दी पे कौन बैठा? अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पे बैठा। और इसके बाद जो 5वां शासक अगला आता है, इस क्रम में 5वां शासक, उसका नाम आता है मेरे दोस्त, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इनके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद गद्दी पे कौन बैठा? नासरुद्दीन महमूद गद्दी पे बैठा मेरे दोस्त। इसके शासन क्रम को हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, इसके राजनीतिक स्वरूप को। 1394 से लेकर 1412 ईस्वी हम लोग मेरे दोस्त इसको इसलिए नहीं जानेंगे कि शासक ने कोई महानता का पुंज या कोई बेहतर कार्य किया था मेरे दोस्त। इसे हम लोग इसलिए जानेंगे क्योंकि इसके काल में कुछ ऐसी विभीषिका और विभाजक घटनाएं हुई हैं जिन्हें इतिहास में आज भी याद करके और संजो कर रखा गया है। ये वही शासक है मेरे दोस्त जिसके काल में जौनपुर को एक हिजड़े ने स्वतंत्र कर दिया। एक हिजड़े की यह हिम्मत बनी कि उसने जौनपुर को, लेकिन ध्यान रखना, जिसे हम लोग हिजड़ा या किन्नर कह रहे हैं, उसके पास इतने ज़्यादा बल और शक्तिवान वह बंदा था कि ऐसे शासक के काल में ही इनको क्या किया? इनको छोड़ दिया, ठुकरा दिया इनको। और इसके काल की एक बड़ी घटनाएं जो हैं, जो इतिहास में आज भी हम लोग नहीं भूल पा रहे हैं, वो क्या है मेरे दोस्त? कि इसी के शासनकाल में एक लंगड़े ने भारत को लूटा था। कितनी असहनीय और दुखद बातें हैं मेरे दोस्त कि भारत की उदारता और शालीनता को सुन करके और पढ़ने के बाद कभी कभी मन द्रवित और व्यथित होता है कि एक लंगड़े में ये स्थिति रही कि भारत को लूट कर चला गया। एक लंगड़ा जो आ रहा, शायद कोई धक्का भी मार देता तो वो गिर जाता, पर उस लंगड़ा, जिस लंगड़े की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो योग्य और बहादुर था, जिसका नाम था तैमूर लंग। तो यही 2 घटना आपको याद रखना है। पहला कि जौनपुर स्वतंत्र किसके काल में? नासरुद्दीन महमूद के काल में। और दूसरा प्रश्न है, तैमूर लंग के आक्रमण के समय भारत का सुल्तान कौन था मेरे दोस्त? तो नासरुद्दीन महमूद। 2 चीज़ ध्यान रखना है। तो नासरुद्दीन महमूद ने जब गद्दी पर बैठे, तो पहली बात अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का ये अंतिम शासक था नासरुद्दीन महमूद। ये अंतिम शासक था तुगलक वंश का। दूसरी बात हम लोग करें तो इसने अपना वजीर किसे बनाया था? तो इसने अपना वजीर बनाया था मलिक सरवर को, जो एक किन्नर व हिजड़ा था, मलिक सरवर। और मलिक सरवर को वजीर बनाया और साथ में उपाधि इसे दिया था मेरे दोस्त, उपाधि दिया था मलिक उस सर्क, जिसका हिंदी अर्थ मेरे दोस्त होता है पूर्व का स्वामी। तो इस मलिक सरवर को क्या कहा जाता था? पूर्व का स्वामी भी कहा जाता था, क्योंकि भारत के या उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जौनपुर है, इसलिए इसे भारत में या जौनपुर का इसे सूबेदार बनाया गया और उपाधि दिया गया था पूर्व का स्वामी, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है, जिसे इसी जौनपुर को हम लोग आगे पूर्व का सिराजे हिंद भी कहेंगे। और मलिक सरवर को बाद में इसने मेरे दोस्त क्या किया? सूबेदार बना दिया। पहले तो वजीर था, बाद में क्या किया? सूबेदार बनाया। कहाँ का? जौनपुर का। और इस मलिक सरवर ने क्या किया मेरे दोस्त? तो मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? सरकी वंश की स्थापना किया मेरे दोस्त मलिक सरवर ने।
तो एक तो पहला घटनाक्रम आपको ये याद रखना है कि जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना किसने किया? मलिक सरवर ने। इससे आगे में हम लोग मित्र बात करें आखिरी संज्ञान और आखिरी कहानियाँ किसके काल की? नासरुद्दीन महमूद के काल की। तो नासरुद्दीन महमूद के काल की कि नासरुद्दीन महमूद के काल में, नासरुद्दीन महमूद के काल में मेरे दोस्त घटना क्या हुई? तो घटना वह हुई थी 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर अटैक किया था। दिल्ली पर अटैक किया और लूटा। किसके काल में? नासरुद्दीन महमूद के काल में। मेरे दोस्त इसको बिल्कुल ध्यान में रखना कि उसने क्या किया? दिल्ली पर अटैक किया और लूटा। तैमूर का शाब्दिक अर्थ होता है लोहा या फौलाद, और लंग का मतलब लंगड़ा। एक युद्ध में इसकी एक टांग चली गई थी, पर यह भी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान फरगना का, जहाँ से कौन आएगा? बाबर। मेरे दोस्त ऐसे योग्य और बहादुर ये था, इसे एक विशाल योद्धा भी कहा जाता है। किसको? तैमूर लंग को। और तैमूर लंग ने जब यहाँ से आक्रमण किया तो कहते हैं फरार हो गया कौन? नासरुद्दीन महमूद। तो तैमूर लंग के बारे में हम लोग बात करें, इसने क्या किया? 15 दिनों तक दिल्ली में कत्लेआम कराया। 15 दिनों तक इसने क्या किया? दिल्ली में कत्लेआम करवाया। मेरे दोस्त दिल्ली में कत्लेआम करवाया। पूरी दिल्ली एकदम क्या हुई? लाशों से संकुल, एकदम पूरे लाशों से एकदम छा गई पूरी दिल्ली। चारों तरफ लाशें एकदम पड़ी थी, रक्त लहू एकदम बुलबुल बह रहे थे जल की तरह। चारों तरफ दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था और इस लंगड़े ने पूरे वहाँ कत्लेआम करवाया। और कहा जाता है कि तैमूर लंग को एक वीर योद्धा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर योद्धा इसे कहा जाता है, वीर योद्धा कहा जाता है। और कहा जाता है मेरे दोस्त इसके बारे में कि तैमूर लंग ने बगदाद में कत्लेआम करवाया, बगदाद को जीता। बगदाद व सिंध को जीतते हुए भारत में प्रवेश किया। बगदाद व सिंध को जीतकर ये कहाँ प्रवेश किया था? भारत में प्रवेश किया, दिल्ली में। और प्रवेश करते ही दिल्ली के शासक यहाँ से फरार हो गए और इसने खूब लूटा। किसने? तैमूर लंग ने। और इस लंगड़े के बारे में कहते हैं ये स्वयं को चंगेज का वंशज बताता था। किस का वंशज? स्वयं को चंगेज खां का वंशज बताता था। मेरे दोस्त चंगेज खां का वंशज बताता था कि मैं चंगेज खां के खानदान का हूं। ऐसा कौन बताता था? फिर वो आपका तैमूर लंग। और मेरे दोस्त इसको बड़ा शौक था। इसे शौक क्या था? सरों को काट कर एकत्रित करना और उसका ढेर या थूहा बनाना, फिर उसको जलाना। इसका क्या हुआ करता था? शौक हुआ करता था। कहते हैं इस लंगड़े का भारत में कोई प्रतिरोध नहीं किया। प्रतिरोध करने के लिए नासरुद्दीन महमूद का वफादार मंत्री सामने आया, जिसका नाम क्या था? खिज्र खां, जो उस समय कहाँ का? पंजाब का सूबेदार था। खिज्र खां आगे आया। खिज्र खां की योग्यता और बहादुरी के देखकर तैमूर लंग प्रभावित हुआ। उससे कहा बेटा तू मेरी तरफ आ जा, तेरा मालिक तेरी तरफ से युद्ध नहीं कर रहा है। खिज्र खां ने देखा अपने दाएं बाएं, कहा वक्त सही है, और उसने सही चुनाव किया मेरे दोस्त। और आ गया किसकी तरफ? तैमूर लंग के तरफ आ गया। तो कहते हैं मेरे दोस्त तैमूर लंग वापस जाते समय, कहाँ से वापस? भारत से वापस जाते समय इसने क्या किया? वापस जाते समय भारत का शासन खिज्र खां को सौंपा। किसको सौंपा? खिज्र खां को सौंपा। और कहा बेटा तू बिल्कुल मेरे प्रतिनिधि के रूप में यहां पर शासन करना। यानी तैमूर लंग ने क्या किया? सूबेदार बनाया। किसको? तो अपनी बड़े से सूबा सब सौंप दिया। किसको? खिज्र खां को सूबेदार बनाया। कहाँ का? लाहौर, दीपालपुर व मुल्तान। मेरे दोस्त ये तीनों जगह का, लाहौर, दीपालपुर व मुल्तान, ये सूबे का सूबेदार किसे बनाया? खिज्र खां को। और यहाँ से वापस चला गया। इस तरह से सत्ता किसके हाथ में आ गई? तो इस तरह से सत्ता आ गई किसके हाथ में? खिज्र खां के हाथ में। और खिज्र खां के हाथ में आते ही मेरे दोस्त क्या हुआ? अब इस तरह तुगलक वंश का समापन हुआ और एक नवीन वंश का यहाँ से आगमन हुआ मेरे दोस्त, जिसका नाम है सैयद वंश। तो सैयद वंश को लाने का श्रेय किसको जा रहा है? खिज्र खां को। और मेरे दोस्त इसे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।